फिर जब आवाज क्लियर है तो आज एथनोमैथोलॉजी शुरू करते हैं। एथनोमैथोलॉजी दिया है गारफिंकल ने एथनोमैथोलॉजी के बारे में समझाया है। जैसे फिनोमेनोलॉजी एल्फ्रेड शूट की है, उसी प्रकार से एथनोमैथोलॉजी गारफिंकल की है। तो इसे कहा जाता है निर्जाति पद्धति शास्त्र। क्या बताया आपने इसका नेम? गारफिंकल। फिंकेल, GARFINKEL। ठीक है, गारफिंकेल। निर्जाति पद्धति शास्त्र कैसा सिद्धांत है? पहला क्वेश्चन आता है ये। इसका आंसर आएगा आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, कि ये एक बहुत ही नया नवीन पद्धति शास्त्र है। दूसरा क्वेश्चन है निर्जाति पद्धति शास्त्र उपागम का नामकरण किस अमेरिकन समाजशास्त्री द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आएगा हेराल्ड गारफिंकेल के द्वारा सन 1967 में 1967 में हेराल्ड गारफिंकेल द्वारा सन 1967 में 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो जिस बुक में से दिया गया उस बुक का नाम पूछा है, तो उस बुक का नाम है स्टडीज इन एथनोमैथोलॉजी। ये याद करने में बहुत ही आसान है। एथनोमैथोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो स्टडी करना ही तो होता है कि स्टडीज इन एथनोमैथोलॉजी। ये गारफिंकेल की बुक है और ये ही एथनोमैथोलॉजी के लिए एकमात्र बुक है, और गारफिंकेल की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जाति पद्धति शास्त्र सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध में है? तो ये किस सिद्धांत का विरोध करता है? तो ये करता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विरोध स्वरूप के संरचनात्मक प्रकार्यवाद का ये विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपनी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन नियमों एवं विधियों का अध्ययन ही निर्जाति पद्धति शास्त्र है। गारफिंकेल, जोनाथन टर्नर और रेनाल्ड कॉलिंस कहते हैं कि जो नियम होते हैं, जो विधियां होती हैं, उन विधियों का अध्ययन, उन नियम और विधियों का अध्ययन ही एथनोमैथोलॉजी कहलाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन निर्जाति पद्धति शास्त्र को सामाजिक प्रघटना विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण संस्करण किसने माना? तो निर्जाति पद्धति शास्त्र को सामाजिक प्रघटना विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण संस्करण रेनाल्ड कॉलिंस ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्जाति क्वेश्चन क्या निर्जाति पद्धति शास्त्र की विशेषताएं आती हैं। निर्जाति पद्धति शास्त्र की विशेषताएं। नंबर 1, यह उपागम व्यक्तियों की दैनिक क्रियाओं को विशिष्ट महत्व देता है, कि जो भी व्यक्ति दैनिक क्रियाएं करता है, जो भी रोजमर्रा की उनकी जिंदगी में कार्य होते हैं, उन्हें विशेष महत्व दिया जाता है एथनोमैथोलॉजी के अंदर। नंबर 2, लघु स्तरीय अध्ययन होता है, क्योंकि यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की एक शाखा है। चूंकि ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की एक शाखा है, इसीलिए इसमें लघु स्तरीय अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, वास्तविकता को स्थायी न मानकर परिवर्तनशील मानता है, कि जो दिखाई देता है, सामने है, वास्तविकता है, वो कुछ भी स्थायी नहीं है, बल्कि सब कुछ परिवर्तनशील है। नंबर 4, सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों को स्वीकार नहीं करता, कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करता है। पद्धतियों का उपयोग, कि जो भी पद्धतियां होती हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। अभी बताया ना कि विधियों और पद्धतियों का ही
अध्ययन एथनोमैथोलॉजी कहलाता है। तो उसी को दिया गया है। अब आता है इसका विशेषताएं हो गई 4। अब पद्धतियों का उपयोग, कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग इसमें किया है गारफिंकल ने, और बताते हैं गारफिंकल कौन कौन सी पद्धतियों का उल्लेख इसमें किया जाता है, यूज। पहला है अवलोकन पद्धति, कि जब कोई हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं हमारे आसपास क्या होता है, उस देखने को ही अवलोकन कहा जाता है। तो इसमें अवलोकन पद्धति का उपयोग किया जाता है। दूसरा अनुभव अनुभवाचिकता, कि अनुभववादिता बोल सकते हो, अनुभव चित्ता भी बोल सकते हो। एक वर्ड दिया है अनुभवाचित्तता, तो इसे अनुभववादिता को ही का ही दूसरा रूप, इस वर्ड को दूसरा बनाया गया है, कि जो हमारे अनुभव होते हैं उनके आधार पर जो हम कार्य करते हैं, कार्य से जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, वही एथनोमैथोलॉजी है। फिर है प्रलेखीय पद्धति। इनमें प्रलेखों का यूज होता है, जो भी लिखित चीजें हमारे पास होती हैं, हमें मिलती हैं, उस प्रविधि का यूज हम करते हैं। नंबर 4 है प्रयोगात्मक विधि, कि हमें कुछ थॉट्स, कुछ डाटाज हमें मिलते हैं, हम उनको प्रयोग करके देखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ये इसमें प्रयोगात्मक पद्धति का भी यूज होता है। तो प्रलेखीय और प्रयोगात्मक पद्धति का यूज गारफिंकल करते हैं। नेक्स्ट है, यह किसका मानना है कि हम अपने दैनिक व्यवहार के प्रतिमानों में परिवर्तन लाकर इस वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। मैम ये नोट करना है ना? बिल्कुल करते चलो, जो तुम नोट कर सकते हो टाइमली वो कर लो, जो नहीं कर सकते फिर मैं भेज दूँ, तो फिर मैं भेज दूंगी नोट्स, उसमें से कर लेना। यह किसका मानना है कि हमें अपने दैनिक जीवन के प्रतिमानों, कि हम जो दैनिक जीवन में कुछ चीज़ों को अपना प्रतिमान मानते हैं, कि हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, में परिवर्तन लाकर इस वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। तो ये कहता है कि ये गारफिंकल ही कहते हैं कि हमारे जो दैनिक प्रतिमान होते हैं, हम उनमें परिवर्तन लाके, चेंजेस लाकर ही हम वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है निर्जाति पद्धति शास्त्र के प्रमुख प्रवर्तक अमेरिकन समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल हैं। अब एल्फ्रेड शूर्ज है, एडमंड हुर्सेल है, सिकोरल है, लेडीज चर्चिल है, मैक एंड्रयू मारमैन है तथा जिमरमैन इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान एथनोमैथोलॉजी में दिया है। अब एक सिंपल ही आता है कि एथनोमैथोलॉजी का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला पद्धति विज्ञान। अभी लास्ट में जब हमने फिनोमेनोलॉजी पढ़ा था, तो हमारी जो नॉलेज थी, स्टॉक ऑफ नॉलेज थी, या फिर हमने क्या सीखा था उसके बारे में बात की गई थी। अब क्या है, व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला, कि ये जो व्यक्ति है वो क्या है, वही एथनोमैथोलॉजी है। व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला पद्धति विज्ञान ही निर्जाति पद्धति शास्त्र है। नेक्स्ट आता है, निर्जाति पद्धति शास्त्र अपने अध्ययन में 3 तथ्यों को महत्व देता है। निर्जाति पद्धति शास्त्र अपने अध्ययन में 3 तथ्यों को महत्व देता है। कौन कौन से तथ्य हैं ये? मनुष्य की, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मनुष्य की दैनिक क्रियाएं, जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं वो, उसको महत्व देता है। दूसरा, दैनिक क्रियाओं की भाषा एवं उसका सामाजिक पक्ष, कि हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली भाषा कौन सी है और उसका सामाजिक पक्ष क्या है। नंबर 3, स्थितियों के मानदंड वाले पक्ष तथा व्यक्तियों के द्वारा विशिष्ट संदर्भ स्थितियों में मानदंडों के पालन की प्रक्रियाओं की वास्तविकता। ये 3 पॉइंट हैं, इनके आधार पर ये इसके महत्व दिए गए हैं निर्जाति पद्धति शास्त्र के। अब इसकी फिर से और विशेषताएं आ जाती है। इस उपागम में वास्तविकता का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। कि अंतःक्रिया की क्या प्रतिक्रिया है, अभी जैसे पीछे बताया था, तो अंतःक्रिया एक शाखा है
तो यहाँ पर भी वही बात है, उसको बढ़ा दिया गया है। व्यक्तियों की दैनिक क्रियाओं को विशिष्ट महत्व दिया गया है, राइट। संख्यात्मक अध्ययन के स्थान पर व्याख्यात्मक अध्ययन को महत्व देता है, ठीक है। संख्यात्मक अध्ययन के स्थान पर व्याख्यात्मक अध्ययन को महत्व देता है। ठीक है। अब है निर्जाति पद्धति शास्त्र में अध्ययन की दो पद्धतियों का उपयोग। ठीक है, ये दो पद्धतियां हम पढ़ चुके हैं पहले ही। प्रलेखीय पद्धतियां मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें, अवलोकन पद्धति, दूसरा अनुभव वाचिता पद्धति। अब फिर यहाँ पर पद्धतियों की चर्चा, और दो पद्धति और है जिनका गारफिंकल ने यूज किया, प्रलेखीय पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्जाति पद्धति शास्त्र के प्रकार। निर्जाति पद्धति शास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यह पहला प्रकार है स्थिति परक निर्जाति पद्धति, कि जिस तरह की स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग काम होगा, तो एक प्रकार ये है। दूसरा है भाषा संबंधी, कि हम किसी की भाषा से किस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे लोकल लैंग्वेजेस की बात हुई थी कल भी, कि हम थोड़ी थोड़ी दूर पर जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ों के नाम बदले हुए होते हैं और वहाँ की भाषा भी अलग अलग होती है। हम छोटे से एरिया में हैं, इनके आसपास में ही हमें अलग अलग तरह की भाषाएं देखने को मिल जाती है। कहीं तेरे को मेरे को है, कहीं पे के कर रहा है, कहीं पे कहा कर रही है बीबी। तो इस तरीके से लैंग्वेज अलग अलग मिलती है। अल्फ्रेड शूट्ज के गुरु कौन थे? अब ये बताओ अल्फ्रेड शूट्ज के गुरु कौन थे? इसका आइडिया लगाओ, क्योंकि गुरु का नाम कई बार आ चुका है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। अच्छा बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि इसको सबसे पहले हर्षेल ने दिया, तो ऑब्वियसली जब इनसे पहले वो हैं और उसी टॉपिक पे इन्होंने बात की है तो वही इनके गुरु होंगे। तो अल्फ्रेड शूट्ज के गुरु का नाम हर्षेल है। नेक्स्ट आता है एथनोमैथोलॉजी की आलोचना किसने की? भाई जहां इतना बड़ा टॉपिक है उसकी आलोचना तो जरूर होगी। तो आलोचना में आते हैं रोसीडेस। रोसीडेस ने कहा कि निर्जाति पद्धति शास्त्र सांप्रदायिक है। निर्जाति पद्धति शास्त्र जो है वो सांप्रदायिक है तथा इसमें बेवजह की बातें भरी पड़ी हैं। इस उपागम में पुरानी बातों को भी दोहराया गया है और उन्हें आधुनिक कह दिया गया है। ठीक है, ये कहा रोसीडेस ने। फिर कहता है एंथनी गिडिंग्स भी इसकी आलोचना करता है और कहते हैं कि इस उपागम के विद्वानों के लेखों में प्राय इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि लोग एक विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं अथवा क्यों करना चाहते हैं। भाई विशेष प्रकार का व्यवहार कब होगा? या तो लड़ाई होगी, या झगड़ा होगा, या शोक होगा, या खुशी होगी। तो ये इस चीज को नहीं दर्शाया गया है, ये कहते हैं एंथनी गिडिंग्स। अब वर्स्टेन पद्धति के आधार पर दो अध्ययन किए गए। वर्स्टेन पद्धति को इसमें यूज किया गया और उसके आधार पर दो अध्ययन किए गए। एक है वेबर का नाम तुमने सुना है, लेकिन ये वेबर नहीं है। यहाँ पे बेकर द्वारा किया गया कि बेकर ने साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से मादक द्रव्य व्यसन का अध्ययन किया। उन्होंने 50 उत्तरदाताओं में मादक द्रव्य व्यसन की स्थिति का अध्ययन किया। उत्तरदाताओं ने इस स्थिति के 3 चरण बताए। पहला, वह स्थिति जिसमें उसने मादक द्रव्य व्यसन प्रारंभ किया। ठीक, जो बेकर थे, बेकर ने ऐसे 50 व्यक्तियों का अध्ययन किया जो शराब पीते थे, जो नशा करते थे। ठीक है, तो उनमें से 3 जो था रिजल्ट मेन निकल कर आए। उनमें से पहला था वह स्थिति जिसमें उसने मादक द्रव्य व्यसन प्रारंभ किया। ठीक है, जब शुरू किया। दूसरा, जिसमें वह मादक द्रव्य व्यसनों के प्रभाव को समझने लगा, कि पहले पी लिया, खांसी उठ गई, पहले पिया या उल्टी लग गई। ठीक है, लेकिन जब वो दूसरी बार पिया तो वो उसके प्रभाव, उसके क्या क्या प्रभाव हुए उसके शरीर पर, उन चीज़ों को समझने लगा और उनसे अलर्ट होने लगा। तीसरा, व्यक्ति का इन मादक द्रव्यों का आनंद लेना सीख जाना,
कि जब कोई सिगरेट पीना सीख जाता है तो नाक से भी धुआं निकालता है और मुंह से भी, क्या मुंह से पी रहा है और नाक से धुआं निकल रहा है, इतने स्टाइल में भी लोग सिगरेट पी के दिखाते हैं। तो ये कहा गया कि व्यक्ति इन मादक द्रव्यों का आनंद लेना सीख जाता है, कि वो पी लेता है, इतना पी लेता है मजे मजे में कि उसको खुद भी होश नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। फिर वेबर की वेस्टेन पद्धति के आधार पर मादक द्रव्य व्यसन का प्रयोग किया गया, और ये किसने किया? ये किया बेकर ने। ठीक है, वेबर की वेस्टेन का प्रयोग बेकर ने किया। ये दोनों नाम सेम है और सेम लग सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए बता रही हूँ। वेस्टेन पद्धति वेबर की है, मैक्स वेबर की, और इसका अध्ययन किया है बेकर ने। ठीक है, मादक द्रव्य व्यसन करने वाले 50 व्यक्तियों का अध्ययन किया बेकर ने, अकॉर्डिंग टू वेबर की पद्धति वेस्टेन। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन आंसर। फिर से आगे, निर्जाति पद्धति शास्त्र में स्त्री रोग संबंधी 75 मामलों का अध्ययन किया किसने? निर्जाति पद्धति शास्त्र में स्त्री रोग संबंधी 75 मामलों का अध्ययन एमर्सन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जाति पद्धति शास्त्र में विचलन की प्रक्रिया का अध्ययन किया किसने? पीटर मैक हग ने। निर्जाति पद्धति शास्त्र में विचलन की प्रक्रिया का अध्ययन पीटर मैक हग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जाति पद्धति शास्त्र को बांटा गया, तो वो बांटा गया 2 भाग में। नेक्स्ट है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? शूट्ज की। द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड पुस्तक को लैकमैन ने किसके साथ लिखा? तो इसमें भी शूट्ज का नाम आएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल वर्ल्ड लैकमैन और शूट्ज ने साथ में मिलकर लिखी। नेक्स्ट है, मेथड एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरो सिकारेल। नेक्स्ट है, निर्जाति पद्धति शास्त्र मनुष्य की दैनिक क्रियाओं की भाषा एवं उनके सामाजिक पक्ष पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों है इसमें, तो इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स इसको रखा था कि निर्जाति पद्धति शास्त्र मनुष्य की दैनिक क्रियाओं की डैश लगाया था, यहाँ पे भाषा आएगा, और एवं उसके फिर डैश लगाया था सामाजिक पक्ष पर ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र में मनुष्य की दैनिक क्रियाओं के कौन से पक्षों का ध्यान रखा जाता है? तो उनकी भाषा एवं सामाजिक पक्षों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जाति पद्धति शास्त्र किस प्रारूप को महत्व देता है? तो निर्जाति पद्धति शास्त्र मानदंडात्मक प्रारूप को महत्व देता है। नेक्स्ट है, गारफिंकेल ने प्रलेखीय पद्धति का आधार किसके विचारों को बनाया? तो इसका आंसर है कार्ल मैनहीम के विचारों को गारफिंकेल ने प्रलेखीय पद्धति का आधार बनाया। निर्जाति पद्धति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि निर्जाति पद्धति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट है, निर्जाति पद्धति शास्त्र वस्तुपरकता को महत्व देता है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये कथन असत्य है। निर्जाति पद्धति शास्त्र वस्तुपरकता को महत्व नहीं देता। ठीक है, और अगर ये आता है कि महत्व देता है तो ये जो कथन हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। निर्जाति पद्धति शास्त्र वैश्विकता को कोई महत्व नहीं देता, तो ये भी असत्य है, जबकि निर्जाति पद्धति शास्त्र जो है वो वैश्विकता को महत्व देता है। निर्जाति पद्धति शास्त्र सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों को अस्वीकार करता है। राइट, ये सही है। निर्जाति पद्धति शास्त्र सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों को अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है भाई, इतना सा टॉपिक था ये भी, निर्जाति पद्धति शास्त्र और एथनोमैथोलॉजी तुमने देख भी लिया ये किस किस का है, और इसकी मैं वीडियो भी डाल दूंगी। जो अभी हमने पढ़ा वो सेम टू सेम वीडियो में है एज इट इज़, तुम वहाँ से भी देख सकते हो, और मैं इसकी PDF भी डाल दूंगी ग्रुप में, उसमें से आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। सुनना है समझना है तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, समाप्त करें क्लास को।
अभी तुम्हारे 2 टॉपिक और रह जाएंगे, 3 टॉपिक और बचेंगे। ठीक ठीक है, चलो अभी क्या। थैंक यू मैम। ओके, अभी डाल रही हूँ मैं, उसको देख लेना फिर से दोबारा, ठीक है, शाम को एक बार, ओके तो मैम। याद हो जाएगा फिर तुम्हारे। ओके, गुड बाय मैम।